वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ के पेपर के बारे में जो कि आपका पेपर 21 फरवरी 2023 को पूछा गया था। इस पेपर का कोड है 822 EB। ठीक है, तो इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन का सलूशन पूरा मिल गया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिसका खंड बाद था, यानी कि 20 नंबर के आपके आते हैं बहुविकल्पी और 50 नंबर की थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। तो जो 50 नंबर की थ्योरी आती है उसमें इस जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो खंड बा हमने लिख लिया है और खंड बा चालू करेंगे। अब खंड ए में हमारा क्या था, खंड ए में हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा इसमें क्वेश्चन आया था पहले का ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना था कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या, हमने परिमेय संख्या मान लिया और परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखो लिख दिया 5 + √3 बराबर a/b हमने माना, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं और b डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने √3 इधर रखा और 5 को इधर भेज दिया तो हो गया a/b - 5। अब a/b तो हमने परिमेय संख्या मानी थी और ये 5 भी क्या है हमारा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है यहाँ a/b और 5 परिमेय संख्याएं हैं, अतः इनका अंतर भी एक परिमेय संख्याएं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि a/b - 5 का अंतर कितना चाहिए, एक परिमेय संख्या। लेकिन हमें पता है ये हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना गलत थी। क्यों? क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है देखिए, लेकिन दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या ही होनी चाहिए और यहाँ पर क्या रहा है, एक अपरिमेय संख्या आ रही। अतः हमारी कल्पना गलत थी और 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा तो आपको 2 नंबर इसमें पक्के मिल जाएंगे। अब देखते हैं इसका खा खंड, जो 2 नंबर का भी आया था क्वेश्चन। प्रश्न जो हमारा इसमें थे प्रश्न पहले में वो सारे 2-2 नंबर के थे। ठीक है, देखिए खा प्रश्न, यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो cos a बराबर हो गया √3/2। अब हमें पता है √3/2 मान किसका होता है, cos में। तो cos में देखा जाए तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ हमने लिख लिया cos a बराबर cos 30। ठीक है, और ये दोनों मान तभी बराबर हो सकते हैं यदि इनके कोण बराबर हों, जो संगत कोण ये हैं ये बराबर होंगे तभी cos a बराबर cos 30 के हो सकता है। तो दोनों और हमने जब तुलना कर दिया तो a बराबर हमें मिल गया 30 अंश। ठीक है, अब जो हमें a बराबर 30 अंश पता चल गया है तो मान निकालना था हमें sin 2a का। तो sin 2a में हमने a का मान रख दिया, तो यहाँ पर sin 2a की जगह लिख दिया 30, तो हो गया sin 60। तो sin 60 बराबर हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो इस प्रकार sin 2a का मान कितना निकल कर आएगा, √3/2। अगर आपके आंसर आ रहा था तो आप लोगों ने के क्वेश्चन जो था बिल्कुल सही था, आपको इसमें पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब गा प्रश्न देखते हैं इसका। देखिए गा प्रश्न आया था हमारा, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो हमने माना बेलन की त्रिज्या r। ठीक है, और बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, तो फिर अगर त्रिज्या r है 2πrh। ठीक है, और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है बेलन का आयतन का 2 गुना, तो हमने देखिए 2 गुना कर दिया है, बराबर होना चाहिए वक्रपृष्ठ गुणे त्रिज्या के। ठीक, तो हमने लिख दिया वक्रपृष्ठ गुणे त्रिज्या। अब हमने मान रख दिया यहाँ पर बेलन का आयतन की जगह लिख दिया πr² गुणे 2 और इधर लिख दिया 2πrh गुणे r। ठीक है, तो इधर भी हमारा आ जाएगा 2πr² और इधर भी बन जाएगा 2πr²h। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे LHS और RHS दोनों बराबर हो रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बेलन का आयतन का 2 गुना बराबर होता है वक्रपृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो जाता है और इसमें पूरे 2 नंबर हमें मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका घा, पहले का घा नंबर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, हमें आंकड़े दिए गए थे, आंकड़ों से निकालनी थी मध्य का। ठीक है, तो देखिए इसका वर्ग अंतर दिया था 0 से 10, 10 से 20 और यहाँ कितना दिया था 50 तक, सब में कितना चल रहा था वर्गमाप 10 का। ठीक, तो हमने देखिए इस तरीके से सरणी बना ली और ये बारंबारताएं लिख ली। बारंबारता दी थी 2, 8, 30, 15, 5। ठीक है, इन सबको हमने देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, n बराबर 60। ठीक, 2, 8, 10, 10 और 30 40, 40, 15, 40, 15 हो जाएंगे 55, 55, 5, 60। तो n बराबर कितना आ गया 60। अब निकालना पड़ता है मध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता, तो हमने यहाँ पे लिख लिया संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहले हमने यहाँ पे लिख लिया 2, यानी कि 10 तक कितने थे 2, उसके बाद 2 में जोड़ दिया 8 तो हो गए 10, यानी कि 20 तक कितने थे 10 लोग। उसके बाद फिर इसमें जोड़ते चले जाएंगे, 10 में 30 जोड़ देंगे 40, 40 में 15 जोड़ देंगे 55 और 55 में 5 जोड़ देंगे 60। ये संचयी बारंबारता क्या होता है, इसका मतलब है 10 तक लोग हैं 2 और 20 तक हैं 10 और
30 तक यहाँ है 40 और 55 तक हैं, यहाँ 40 तक हैं 55 लोग और 50 तक हैं 60 लोग। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं संचयी बारंबारता, निकल गई हमारी। अब निकालेंगे मध्यिका, तो मध्यिका निकालने के लिए n/2 पता होना चाहिए। तो देखिए हमने n/2 निकाल लिया। n/2 कितना हो जाएगा 60/2 यानी कि 30। उसके बाद हम CF निकालते हैं। CF क्या होता है, जो हमारा माध्यक वर्ग होता है उसके ठीक पहले की बारंबारता। तो देखिए सबसे पहले n/2 30 आ गया है। अब 30 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक 2 लोग थे, यहाँ तक 2 लोग थे, यहाँ तक 10 लोग थे और 11 से 40 तक लोग इसमें आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे, 11 से 40 लोग यहाँ पर आ रहे थे। यानी कि जो 30 वाला है किसमें पड़ेगा, ये। तो हमारा जो माध्यक वर्ग हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ठीक पहले की होती है संचयी बारंबारता ली जाती है। तो CF बराबर हो गया यहाँ पर 10 और इस वर्ग की ली जाती है बारंबारता माध्यक वर्ग की। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी होगी 30 और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 से देखिए 30 है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि L बराबर हो जाएगा 20, लोअर लिमिट लेते हैं। ठीक है, तो ये मान हमने यहाँ से निकाल लिए। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आएगा हमारा 30 यहाँ पर पड़ेगा, इसके पहले वाली लेते हैं संचयी बारंबारता। ठीक, अगर आप लोगों ने ऐसे किया था तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम सूत्र में उठाकर मान रख देंगे। ठीक, चलिए देखिए हमने सूत्र लिख लिया मध्यिका का। मध्यिका का सूत्र ये लिख दिया L + n/2 - CF/F × H। ठीक, और सबके मान रख देंगे। L का मान देखिए 20 था प्लस n/2 का मान 30 हमने निकाला था और CF निकाला था 10 और बटे पूरा हमने कितना निकाला था F का मान 30। ठीक, और गुणे H। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बार हम फिर से चेक कर ले रहे हैं। देखिए F आया था 30, L आया था 20, CF आया था 10, n/2 आया था 30। तो यही मान हमने रखे यानी कि हमारा एक्यूरेट सही है। ठीक, अब देखिए हम हल कर लेंगे। तो 30 से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 20/30 × 10। ठीक है, तो 20 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20/30 और यहाँ पर हमने 0 0 काट दिया, हो जाएगा 20/3। अब हम इसको हल कर लेंगे। तो 3 को हमने 20 से भाग दे दिया तो आ गया 6.66। तो 20 + 6.66 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26.66। आंसर मध्यिका हमारी आएगी इसमें 26.66। अगर आप लोग की इतनी भी आ रही तो आपके 2 नंबर इसमें पक्के हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले का अंगा, ये देखिए क्वेश्चन हमारा था, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यानी कि M1 अनुपात M2 हमें दिया गया था, ये M1 था, ये M2 था। ठीक है, और निकालना हमें था यही। मान लीजिए हमारी रेखाखंड PQ है, इसे R जो बिंदु है 2 भागों में बांट रहा है। किस अनुपात में बांट रहा है 2:3। तो M1 अनुपात M2 कितना हो गया 2:3। अब सूत्र देखिए क्या होता है, अगर इसके निर्देशांक निकालने हो के तो x बराबर हो जाता है M1x2 + M2x1 बटे M1 + M2। और अगर y निकालना हो तो y बराबर हो जाएगा M1y2 + M2y1 बटे M1 + M2। उसके बाद इसमें हम रख देंगे मान। तो चलिए देखिए मान रख देते हैं। अब देखिए x बराबर था हमारा M1, तो M1 का मान था हमारा 2 गुणे फिर क्या था हमारा x2 का मान हमारा था 4। ठीक, और उसके बाद फिर M2 था 3 और उसके बाद हमने लिख दिया x1 का था मान -1 बटे M1 + M2 यानी कि 2 + 3। ठीक, तो अब जब इसको हल कर लेंगे तो चक्कू 8 और 3 को -1 से गुणा करेंगे आ जाएगा -3/5। तो 8 से 3 गए 5/5 बराबर 1। x का मान कितना आ गया 1। इसी तरह देखिए इसमें हम लगा देंगे, यहाँ y बराबर हो जाएगा M1y2, तो M1 का मान 2 था गुणे y2 का मान कितना था -3। ठीक है, और फिर M2 गुणे y1 का मान कितना था 7/2 + 3। तो 2 3 6 हो गया, माइनस के 6 क्योंकि यहाँ माइनस लगा था और +3 से 21/5। तो y बराबर हो जाएगा 21 से 6 जाएंगे 15/5। तो 5 1 5 5 15, y का मान आ गया 3। ठीक, तो इस प्रकार r के जो हमारे निर्देशांक थे x, y हो जाएंगे 1:1, 3। ठीक है, x का मान 1 आ गया, y का मान 3 आ गया। ठीक, एक बार क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। अब पहले का अच्छा क्वेश्चन देखिए हमारा था क्या था, k के किस मान के लिए बिंदु k, -1, 2, 1 तथा 4, 5 एक सरल रेखा पर होंगे। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें हम लगा देते हैं अगर त्रिभुज के निर्देशांक के शीर्ष दिए हो वाला क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और अगर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0, अगर क्षेत्रफल हो जाएगा 0 तभी ये बिंदु हो जाते हैं सररेखी। तो हमने देखिए मान लिया, माना बिंदु ये हमारे दिए गए हैं k, -1, फिर 2, 1 और 4, 5। ठीक, ये सरल रेखा में होंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। तो हमने दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हमने लिख दिया, फिर 1/2। अब देखिए x1 का मान हमने मान लिया x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 की जगह लिख दिया k। ठीक है,
अब देखिए y2 की जगह हमने लिख लिया 1 माइनस y3 कितना था 5 प्लस, फिर देखिए सूत्र में क्या था x2 हमने रखा 2 और फिर था y3 रखा 5 और फिर माइनस का y1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, ठीक। और फिर प्लस का x3 हमने लिख लिया 4 और फिर y1 देखिए माइनस का 1 और देखिए फिर यहाँ था y2 का मान हमने लिख लिया -1। अब हम इसको हल कर लेंगे तो 1/2 -5 से 1 जाएगा माइनस का 4 और प्लस यहाँ जाएगा 2 × 6 प्लस 4 -2, तो माइनस का 4 के प्लस 2 × 12 माइनस के 8, ठीक है। अब इसको कैंची गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 की गुणा हो जाएगी 0 से 0 और यहाँ पर आ जाएगा -4 के प्लस 12 -8, ठीक। तो देखिए इस प्रकार आएगा हल करने पर आगे 0 -4 के प्लस 12 -8 यानी कि -4 के और 12 से 8 जाएंगे हो जाएगा 4 और 4 को जब इधर भेज देंगे हो जाएगा -4, ठीक। तो -4 बराबर -4 के, तो के बराबर हो जाएगा -4/-4 बराबर 1, तो के बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 6 खंड दिए गए थे, हमसे कहा गया था 5 खंड हल कीजिए। तो जितने इसमें खंड दिए गए थे हम सारे खंड आपको हल करवा देंगे, आप उसमें से मिला लेना जो खंड आप लोगों ने किया हो कौन सा सही है या कौन सा किस क्वेश्चन में आपसे गलती हो गई है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका था दूसरे का ग्राफ विधि से दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y = 2 एवं 9x - 3y = 6 के अनेक हल हैं, ये हमें दिखाना था। तो देखिए अनेक हल होते कब हैं, अनेक हल तब होते हैं जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, ठीक है। तो इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो देखिए समीकरण 1 हमने इसी को मान लिया 3x - y = 2 और ये हमें दिया गया था 9x - 3y = 6। तो अगर इसको हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लें हो जाएगा 3x - y = 6, 3 से काट दें तो हो जाएगा 2, तो 3x - y = 2। तो जो ये समीकरण थी वही समीकरण ये भी आ गई, हमने मान लिया समीकरण 1 इसको मान लिया समीकरण 2। अब इसके लिए भी मान हम निकाल लेंगे और जो ये है इसके कुछ अलग मान निकाल लेंगे और हम एक ग्राफ बनाएंगे। अगर ग्राफ पे दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक आ रही हैं यानी कि संपाती हो रही हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ग्राफी विधि ना कहता तो हम इसी तरह दिखा देते a1/a2 वाले सूत्र से, ठीक। तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1 हमने यहाँ पर लिखा और समीकरण 1 में रख दिया x बराबर -2। तो जब x बराबर -2 रखा तो y बराबर हमें प्राप्त हो गया -8। इसमें कोई कंडीशन नहीं, हमने ऐसी रख दी है कि हमें पूरे अंक मिल जाएं, ठीक है। आप कुछ भी रखिए जो आपका ग्राफ बनेगा वो सेम बनेगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण ए थी, इसमें हमने रख दिया x बराबर -2। तो जब -2 रखा तो 3 दूनी -6 - y = 2, माइनस के y इधर रह गया 6 हमने उधर भेज दिया तो हो गया इधर का +6 - 6 गया उधर प्लस का 6 हो गया, -y = 8 तो y बराबर हो गया -8। तो -2 रखने पर हमें प्राप्त हुआ -8, ठीक। उसका देखिए इस समीकरण में हमने रख दिया है x बराबर 0। जब x बराबर 0 रख देंगे तो देख लीजिए दोनों सेम ही हैं, ये हो गया पूरा 0 -y = 2 यानी कि y बराबर -2, ठीक। और फिर x बराबर हमने रख दिया 2। देखिए हमने 3 मान ले लिए, एक माइनस में एक 0 दूसरा प्लस में। ज़्यादातर ग्राफ में ऐसे ही मान लिया करिए आप, जिससे आपको ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब देखिए x बराबर हमने 2 ले लिया है तो यहाँ पर हमने 2 का दिखा दिया, रफ कार्य आपका होता है। देखिए x बराबर 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 - y = 2, 6 उधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा, -y = 2 - 6 घटाएंगे -4 आ जाएगा, -y = -4, y बराबर हो जाएगा 4, ठीक। यानी कि समीकरण 1 के लिए जो हमने निकाल लिया है कि हमारे आगे समीकरण 1 के निर्देशांक, ठीक है। अब देखिए समीकरण जो 2 हमारी थी वो भी सेम ही थी, इसके लिए भी हमने निकाल लिए हैं मान, ठीक। उसका दोनों के लिए बनाएंगे हम ग्राफ और ग्राफ में जो रेखाएं होंगी एक के ऊपर एक आएंगी यानी कि संपाती होंगी। तो देखिए x बराबर हमने -3 रख दिया। जब x बराबर -3 रखा तो 3 तियाँ माइनस के 9 - y = 2, माइनस के y माइनस के 9 उधर जाएंगे हो जाएंगे प्लस के, तो -y = 11 यानी y बराबर हो गया -11। ये हमने निकाल लिया निर्देशांक। फिर x बराबर 0 रखने पर -2 ही आया था, हमने अभी बताया था। इसमें x बराबर 0 रख लीजिए तो 0 हो गया -y = 2 यानी कि y बराबर -2। फिर x बराबर अगर 3 रख दिया जाए तब देखिए मान प्राप्त हो जाएगा। x बराबर जब 3 रखेंगे 3x - y = 2, 3 तियाँ 9 - y = 2, 9 - y = 2 यानी -y = 2 - 9 हो जाएगा इधर पर, यानी कि -y = -7, y बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। तो देखिए हमने सारे लिख लिए हैं। अब हम बताते हैं इसका आपको ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ आपका इसमें बनेगा संपाती होगा। तो देखिए इसको हमने अलग पेज पे लिख लिया जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये हमने लिख लिया इसके निर्देशांक, ठीक है, जो समीकरण 1 से मिले थे समीकरण 2 से जो मिले थे, ठीक है। अब देखिए हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखिए हमसे कहा गया है ये वाला, हम मान लिया हमारा ये 1 के निर्देशांक ABC बिंदु हैं, ये हमारे हैं PQR, ठीक। सबसे पहले हम बिंदु A के लिए निकालेंगे x बराबर -2, y बराबर -8। तो देखिए x बराबर -2 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y बराबर -8 यहाँ पर।
तो ये हमारा बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, इन यहाँ पर मिलाएंगे तो देखिए पटरी से हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ ये मिलेंगे, ये इसको पीछे बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा इधर बढ़ाएंगे इससे, तो जहाँ पर काटेंगे ये बिंदु हमारा हो गया ए, और इसके निर्देशांक कितने हैं -2 कामा -8। ठीक है, यही देखिए -2 8। अब ये निकालेंगे बी वाले के, बी कितना है 0 कामा -2, यानी कि x 0 हो y हो -2, तो ये हो जाएगा ये बिंदु बी। यहाँ पर क्या है, इस बिंदु पर x 0 है ना, तो इधर चला y है -2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0 कामा -2। उसका देखिए सी के निर्देशांक, सी बराबर दिया गया है हमें 2 कामा 4, यानी कि x2 y 4, तो x2 यहाँ पर है और y कितना होना चाहिए 4, तो y 4 यहाँ पर है। तो ये मिलेंगे कैसे, इनको पीछे बढ़ाएंगे जहाँ पर काटेंगे, देखिए इसको हमने हल्के से पीछे इधर बढ़ा लिया और 4 को यहाँ हल्के से पीछे बढ़ा लिया, तो जहाँ पर काटेंगे वही तो हो जाएगा 2 कामा 4, यानी कि ये बिंदु हो गया 2 कामा 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा बिंदु सी। ठीक है, अब इन तीनों को हम मिला देंगे और एक रेखा खींच लेंगे, तो इन तीनों को हम मिला देते हैं, ये देखिए ऐसे, तो एक हमारी रेखा बन गई ये। ठीक है, और ये हमारी रेखा कौन सी है 3x - y बराबर 2, ये वो भी सेम बनेगी। अब देखिए उससे हम बनाए दे रहे हैं। अब देखिए समीकरण 2 हमारी क्या थी, x -3 हो y -11 हो, x कितना हो -3 और y -11। ठीक, x -3 यहाँ हो गया, y -11 यहाँ पर हो गया। अब इनको पीछे बढ़ाएंगे। ठीक, तो x को इधर बढ़ा लेंगे ऐसे और y को इधर, देखना सेम पर आएंगे बिल्कुल, यहाँ इसको बढ़ा लेंगे यहाँ पर। ठीक, देखिए सेम काटेंगे एक ही रेखा पर, ये यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर काट रहे हैं, तो ये बिंदु हमारा हो गया P -3 कामा -11। ठीक, उसका Q बिंदु देखिए, Q बिंदु था 0 कामा -2, तो 0 कामा -2 यही बिंदु आ गया, यानी कि यही बिंदु हमारा Q यहाँ पर भी हो गया 0 कामा -2, सेम थे, हमने 0 माना था। ठीक, ये बिंदु क्या थे, सेम थे। उसके बाद हमने मान लिया R 3 7, x 3 हो y 7 हो, तो x 3 यहाँ पर हो गया, y 7 यहाँ पर हो गया। इनको पीछे बढ़ाएंगे, देखिए कहाँ पर मिलेंगे, इसको बढ़ाया यहाँ पर मिला हमारा, और y को देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट उसी लाइन पर काटेंगे आपके। ठीक है, देखिए है ग्राफ हमारा, ये क्या हो गया बिंदु R 3 कामा 7। अब PQR को मिलाइए, PQR को मिला रहे हैं, देखिए एक के ऊपर सेम रेखा क्या हो गई, संपाती रेखा हो गई। ठीक है, जहाँ ABC जिस बिंदु पर आ रहे हैं उसी बिंदु पर आ रहे हैं PQR। ठीक है, अतः ये क्या थी, संपाती हैं। ठीक है, अतः रेखा क्या है, संपाती हैं, और इनके क्या हो जाएंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि A1/A2 इस हमारा सूत्र होता है, B1/B2 बराबर है C1/C2, और ये सूत्र से निकालें तो ऐसे आता है, ग्राफिक से हमने आपको प्रूव्ड करवा दिया, हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो था, अगला क्वेश्चन हमारा था इसमें खा क्वेश्चन हमारा था 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, और ये सारे क्वेश्चन हमारे 4-4 नंबर के आए थे। ठीक है, 2 अंकों की संख्याएं जो हैं उनके अंकों का योग दिया है हमें 9। ठीक है, यदि संख्या के अंक उलट दें तो बनने वाली संख्या जो है वो मूल संख्या से 27 अधिक, यानी कि पुरानी वाली संख्या से कितनी अधिक हो जाए, 27 संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब पहले एक चीज़ ये ध्यान से देखिए, जो संख्याएं होती हैं, मान लीजिए इकाई दहाई की जब बात की जाए, अंकों की बात की जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 लिखा है तो 0 क्या है, यहाँ पर इकाई है और दहाई कितना है 1। 12 लिखा है तो इकाई 2 है, दहाई 10, यानी कि संख्या मिली कैसे बनी होगी, जैसे मान लो 12 की बात की जाए तो यहाँ पर 1 की गुणा करी होगी 10 से और 2 की गुणा की गई हो 1 से, तभी कितना बनेगा 12। अब ये कैसे स्थायी मान आप निकालते थे छोटे पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें निकालना है 15 का, तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 10, तो ये हो गया 5 1 कम 5 और 1 दहम 10, यानी कि 15 टोटल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें जानकारी होना चाहिए कि इकाई की 1 से गुणा होती है, दहाई की 10 से, तभी संख्या हम बना पाएंगे। ठीक, तो चलिए इसी तरह से सवाल लगेगा, जिसको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो सवाल आसानी से लगा देगा, वरना सवाल लगा नहीं पाएगा जल्दी। ठीक, तो देखिए हमने माना इकाई का अंक है x और दहाई का अंक मान लिया y। ठीक, अब संख्या बनाएंगे तो संख्या हमें पता है इकाई वाले की गुणा हो जाती है 1 से और दहाई वाले की 10 से, तो देखिए इकाई का क्या माना था x, तो x की गुणा हो जाएगी 1 से है,
यहाँ पर, तो यहाँ पर दहाई की गुणा हो जाएगी 10 से, तो y की गुणा हो गई 10 से, तो 10y और प्लस x ये हमारी हो गई संख्या। ये हमारी कौन सी हो गई? संख्या, मूल संख्या। ठीक है, संख्या हमारी होगी 10y प्लस x। अब देखिए हमसे कहा गया था संख्या के अंकों का योग 9 है, तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 9। ठीक, उसके बाद देखिए हमसे कहा गया था यदि संख्या के अंकों को उलट दें, यानी कि जहाँ इकाई है वहाँ दहाई आ जाए और जहाँ दहाई है वहाँ इकाई आ जाए। तो देखिए हमने अंकों को उल्टा, x कर दिया यहाँ पर, y कर दिया यहाँ पर, तो देखिए 10x और प्लस y, अंकों को पलट दिया। उसके बाद देखिए हमसे कहा गया था मूल संख्या से 27 अधिक है, तो ये जो संख्या बनती है ये 27 अधिक है, यानी कि अगर इससे हम पुरानी वाली संख्या घटाएं, पुरानी हमारी संख्या क्या थी? 10y प्लस x, इसको अगर घटा दें तो कितना प्राप्त होता है? 27। ठीक है, तो जब घटा दिया हमने तो देखिए 10x प्लस वाई और फिर यहाँ माइनस से गुणा हो जाएगा, -10 -x -10y -x बराबर 27। ठीक, अब ध्यान से देखना सवाल, 10x से 1x जाएगा, हो जाएगा 9x और -10 और प्लस y, तो माइनस का बड़ा है घटेगा लेकिन रहेगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस के 9y बराबर 27। 9 यहाँ अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 27। 9 से हमने काट दिया, 9 त्रुक 27 हो गए, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 3। समीकरण ये एक a बन गई, समीकरण 2 ये बन गई। अब विलोपन विधि से हल करने के बाद x y के मान निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को हमने दिया है घटा, तो नीचे वाली समीकरण के हमने क्या किया? समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ा है, घटाया नहीं। क्या किया है? जोड़ा है। यहाँ पर जोड़ने पर ही मान देखिए y के कट जाएंगे। ठीक, तो y कट गए, x हो गए 2x बराबर 9 3 12, तो x का मान कितना आ गया? यहाँ से 6, x का मान कितना आ गया? यहाँ से 6। ठीक है, अब देखिए x का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया और समीकरण 1 हमारी थी x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई बराबर 9, इसमें हमने रख दिया x बराबर 6, तो 6 प्लस वाई बराबर 9, यानी कि y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6, यानी कि y बराबर 3। तो x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 3। अब संख्या हमारी क्या थी? संख्या हमारी थी 10y प्लस x, तो इसमें मान रख देंगे 10y प्लस x, 10 गुणे y की जगह हमने रख दिया 3 और x की जगह रख दिया 6, तो 10y यहाँ हो जाएगा 10 या 30 प्लस 6 यानी कि 36, यानी कि जो हमारी संख्या थी वो थी 36 और 36 के अंकों को पढ़ दें हो जाएगा 63। ठीक है, और उनका अंतर कितना था? 27। देखिए एग्जैक्ट हमारी संख्या आ गई। ठीक, तो इस तरीके से सवाल लगना था। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसकी इतनी संख्या आ रही थी उसका आंसर सही था, पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप देखना चाहें इसको तो फिर से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारी एक कापी भी भर जाती है। कापी हम लेते हैं बी। ठीक, चलिए बी कापी लेते हैं और देखते हैं इसमें गा नंबर क्वेश्चन। ठीक, देखिए गा नंबर क्वेश्चन हमारा आया था, रचना का था। किसका था? ज्यामिति रचना का। त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर दिया हो 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी 45 सेंटीमीटर हो। तो इसके समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं संगत त्रिभुज ए बी सी की 3/4 गुना हो। ठीक, रचना के संक्षेप पद लिखिए। अब ध्यान से देखना, एक हमें त्रिभुज ए बी सी दिया गया, दूसरा त्रिभुज बनाना इसके 3/4 गुना, तो 3/4 हमें दिया है, तो ये हमारा हो जाता है पुराना वाला त्रिभुज, ये ध्यान रखना, और ये बनेगा हमारा नया वाला। कहने का मतलब समझे, यानी कि जो हमारा नया त्रिभुज हम बनाएंगे उसका कितना होगा? इसका 1/3 भाग होगा, 4 भाग है वो 3 भाग होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। नया ये हमारा त्रिभुज जो बड़ा बना मेन त्रिभुज हमें बना दिया गया है वो है 4 भाग, उसी से हमें बनाना उसके समरूप त्रिभुज होगा 3 भाग, यानी कि उससे छोटा बनेगा। नीचे वाला इनिशियल वैल्यू होती ऊपर वाली फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम आपको बता देंगे कैसे चित्र बनेगा और स्टेप टू स्टेप आपको हर चीज़ बता देंगे कि आपको रचना में अगर आपने सवाल देखा है यहाँ पर गारंटी आप भूलेंगे कभी नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रफली डायग्राम बना लेते हैं। रफली डायग्राम से देखिए कहा क्या गया है, बी सी बराबर 6, तो चलिए अगर बी सी बराबर यहाँ पर 6 लिख लें, रफली बना रहे हैं। बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, और फिर कहा गया है कोण ए बी सी 45, यानी कि ए कहीं ऊपर होगा, तो 45 लगभग ए कोण होता है 90 का आधा, तो ये मान लिया ए बी सी 45 हो गया। ठीक है, और फिर कहा गया ए बी 3, ए बी कितनी हो यहाँ से 3 यहाँ काट देंगे, हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार बना देंगे। अब चलिए हम बनाते हैं अपना रचना। ध्यान से देख लेना, ये है 3 दी है, ये दी है 6 और केवल दिया है कोण 45। ठीक है, अब देखिए हम त्रिभुज की रचना करेंगे। देखिए हमने रफली यहाँ पर बना लिया जिससे आपको समझने में आसानी आ जाए कि बी सी 6 थी, ए बी 3 थी और कोण दिया था ए बी सी 45। ठीक, तो देखिए इसी तरीके से हम बनाएंगे पहले त्रिभुज, फिर उसका बनाएंगे 3/4 भाग यानी कि तिहाई भाग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बी सी खींचेंगे 6 सेंटीमीटर, तो देखिए हमने पटरी ले लिया है और बी सी खींच रहे हैं 6 सेंटीमीटर।
ये हमने खींच दिया 6 सेंटीमीटर BC रेखा। ये बिंदु हो गया हमारा B और ये बिंदु हो गया C। अब कहा है कोण ABC 45 हो, कोण ABC 45 का कोण बना लेंगे। तो 45 के बनाने के लिए पहले बनाना पड़ेगा 90 का। तो चलिए 90 का बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर प्रकार की नोक रखा और यहाँ पर बनाएंगे 90 का ये। उसके बाद ये 60 का बना और ये इधर से बना 120 का और यहाँ जब इसको काट देंगे दोनों कोणों को तो बनेगा हमारा 90 का। ठीक है, देखिए बनेगा 90 का। ठीक है, अब देखिए हम इसको खींच दें 90 का। ये हमारा बन गया 90 का कोण। ठीक, अब इसका आधा करेंगे तब बनेगा 45 का। तो इसका आधा करे दे रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ आधे ज़्यादा प्रकार में दूरी भरेंगे और एक यहाँ चाप लगा देंगे। यहाँ से ये देखिए हमने चाप लगाया, एक ये और एक इधर से लगा देंगे, यहाँ पर रखेंगे और एक ये। ठीक, अब ये जो हमारा कोण बना है ये कितने का बना है, 45 अंश का। कितने का बन गया ये, 45 अंश का, 90 का आधा। ठीक, अब देखिए हमें दिया गया था यहाँ पर AB दी हो 3 सेंटीमीटर। तो प्रकार ये हमारी थी 6 सेंटीमीटर हमने खींचा था। अब प्रकार में दूरी भरेंगे 3 सेंटीमीटर की। यहाँ पर दूरी भरा हमने 3 सेंटीमीटर की, देखिए ये। ठीक, और यहाँ पर रखी नोक B पर और यहाँ पर लगा दिया चाप 3 सेंटीमीटर का। ये हमने लगा दिया चाप कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। देखिए हमने 3 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भरी थी। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया ये बिंदु हो गया A और ये बिंदु को मिला देंगे C से। तो देखिए C से मिला देंगे ये और इस प्रकार हम खींच देंगे रेखा यहाँ पर। ठीक है, अब त्रिभुज हमारा ABC बन गया जिसकी ये भुजा दी गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारा ये मूल त्रिभुज बन गया। अब हमें नया त्रिभुज बनाना है जो इस त्रिभुज का 3/4 गुना हो। ठीक है, यानी इसका तीसरा हिस्सा हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, न्यून कोण बनाते हुए हम रेखा खींचेंगे। ये हमने न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींच दी ऐसे। न्यून कोण क्या होता है, 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो। ठीक, उसके बाद ये देखिए हमें क्या बनाना, 3/4। तो ये हमारा है 4 भाग और नया बनाना 3 भाग। तो इसको बांटेंगे पहले 4 भागों में। 4 भागों में बांटे कैसे के, प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे और इसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे। देखिए हमने प्रकार में दूरी ले ली है और देखिए 1 और फिर यहाँ पर रखेंगे 2 और फिर देखिए यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से लगाएंगे 3 और फिर यहाँ पर रखेंगे और फिर देखिए यहाँ से लगाएंगे 4 भागों में बढ़ गए। अब इसका नाम रख देंगे B1 B2 B3 और B4। अब ये वाला त्रिभुज हमारा 4 भाग था, हमने बताया था क्योंकि हमारा पुराना त्रिभुज था। ठीक है, 4 भाग था तो C को मिला देंगे 4 से। ठीक, C को बिंदु को मिला देंगे 4 से। ये हमने मिला दिया 4 से। ठीक, अब देखिए हमें बनाना है इसका तीसरा भाग। क्या बनाना है इसका, तिहाई। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, इसके समांतर रेखा खींचेंगे यहाँ पर। अब समांतर रेखा देखिए खींच रहे हैं। तो समांतर रेखा कैसे खींची जाती है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक कोण ऐसे बना देंगे। देखिए ये हमने मान लिया बना दिया। यहाँ पर रखने के बाद ये हमने मान लीजिए कोण बनाया। ठीक, उतना ही कोण यहाँ पर रख कर आप बना लेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमने बना लिया। ठीक है, यहाँ पर बना लिया। अब इसको माप लेंगे। इसको हमने मापा, यहाँ पर ये कोण नाप लेंगे। देखिए हमने नाप लिया, कितना था, ये इतना था। ठीक है, उतना ही कोण हमें इस पर बनाना था। अब देखिए हमने इसको दिया, यहाँ पर रख के काट दिया। ठीक है, अब जहाँ पर ये काटेगा उसको हम किससे खींच देंगे, B3 से, और इस प्रकार हमारी रेखा बन जाएगी। B3 से इसको मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। अब ये रेखा हो गई इसके समांतर। इसका नाम हम रख देंगे यहाँ पर C'। ठीक है, अब B3C' किसके समांतर है, B4C के, यानी कि यहाँ के कोण बराबर है। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, अब AC के समांतर रेखा बिंदु C से खींचना है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक कोण इसी तरीके से खींचेंगे। देखिए हम यहाँ पर रखे और यहाँ पर लगा दिया है, उसी तरीके से यहाँ पर रख कर लगा देंगे चाप। उसके बाद इसको नाप लेंगे।
नाप लीजिए, इतना था, इतना ही यहाँ पर हम रखेंगे और इसको देंगे काट। यहाँ पर देखिए रखेंगे और इसको काट देंगे, ये कटा। ठीक, अब जहाँ पर कटेगा उस बिंदु को मिला देंगे सी डैश से। ठीक, देखिए सी डैश से मिला रहे हैं। ये इस प्रकार ये रेखा हमारी खींच गई इसके समांतर। ठीक, ये रेखा खींच गई इसके समांतर और यहाँ पर हम नाम रख देंगे इसका ए डैश। ठीक, त्रिभुज नया वाला जो हमारा बना है उसका नाम है ए डैश एस बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश। ठीक, और पुराना वाला जो नया वाला हमारा त्रिभुज ये है, पुराना वाला था त्रिभुज ए बी सी, ये वाला क्या था ए बी सी। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है, यही तो हमें लाना था। तो देखिए हम सिद्ध कैसे करेंगे, इसकी पुष्टिकरण अगर की जाए, रचना तो आपको पता ही कैसे लिखा जाएगा, आराम से लिख लेंगे। हम बता रहे हैं इसका पुष्टिकरण, क्या बता दे रहे हैं, पुष्टिकरण। ठीक, कि जो हमारा पुराना त्रिभुज था त्रिभुज ए बी सी, उस जो नया त्रिभुज बना है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, वो पुराने त्रिभुज की भुजाओं का 3/4 गुना है, हमें सिद्ध करना। तो चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में देखिए छोटा लंबा त्रिभुज था बी सी डैश बी थ्री, बी चलिए बी थ्री सी डैश। ठीक, तथा त्रिभुज बी सी और तथा त्रिभुज बी फोर और सी में, ये ध्यान से देखना। अब देखिए, अब इनको हम क्या करने जा रहे हैं, समरूप। ध्यान से देखना। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएंगे, ये दोनों में कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण है दोनों में, छोटे वाले त्रिभुज में बड़े वाले भी त्रिभुज। तो क्या लिख सकते हैं, कोण बी और यहाँ हो जाएगा बी थ्री सी डैश। ठीक, बराबर हो जाएगा कोण बी फोर बी सी के। ठीक, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण। क्या है, उभयनिष्ठ कोण। अगला देखिए, और कौन सा कोण इसमें बराबर था, अगला कोण हमारा ये बराबर था इसमें, बराबर था इसमें रचना से। तो यानी कि इसमें लिख सकते हैं बी और बी थ्री सी डैश, ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के। रचना भी हमने तो की है, बराबर है कोण बी फोर सी के। ये कहाँ से हमने लिया है, रचना से। अब दो कोण बराबर है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, अतः इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज बी थ्री सी डैश समरूप हो गया त्रिभुज बी। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए डैश बी सी डैश तथा ए बी सी में। ठीक है, तो लिख लेंगे त्रिभुज ए डैश बी सी डैश तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, अब इन दो त्रिभुजों को हम करेंगे समरूप। तो चलिए देखते हैं, तो समरूप कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, इन दोनों त्रिभुज में जो कॉमन कोण हमारा है उभयनिष्ठ कोण ये है, दोनों में ए बी सी में भी देखा जाए और ए डैश बी सी डैश, इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हो गया। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, कोण ए डैश बी सी डैश बराबर है कोण ए बी सी। ये क्या हो गया हमारा, उभयनिष्ठ कोण। ठीक, अगला देखते हैं। अगला देखिएगा, हमारा ये कोण हमने इसके बराबर खींचा ही था, तो रचना से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दें कोण ए सी डैश बी बराबर कोण हो जाएगा ए सी बी। ये हमने कहाँ से किया, रचना से, अभी हमने बनाया है। अब जब दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा, यानी कि इसलिए त्रिभुज ए डैश बी सी डैश समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, अब देखिए जब त्रिभुज समरूप हो गए, अब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, भुजाओं का अनुपात भी समान हो जाएगा, तो भुजाओं का अनुपात समान कर देते हैं। तो ए डैश बी बटे ए बी बराबर बी सी डैश बटे बी सी और बराबर ए डैश सी डैश बटे ए सी। समीकरण हमने बना लिया 2। ठीक है, समीकरण 1 बन गई, समीकरण 2 बन गई। और देखिए, अगर यहाँ से देखा जाए तो बी थ्री और बी फोर, ये भाग कितना है, 4/3। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं,
B3 बटे B4, B3 बटे B4। तो देखिए B3 कितने भाग था, 1 2 3, और B4 कहाँ तक था, 1 2 3 4। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3/4। ठीक, समीकरण बन गई 3। इतनी बात आप समझ लीजिए, बस आपका हो गया तो पूरा। ठीक है, ये हमने लिख लिया, अभी रचना ही की थी। अब देखिए समीकरण 1 2 3 से ये सारे मान हो जाएंगे बराबर। कैसे देखिए हो जाएंगे, B3 बटे B4, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। तो सारी भुजाएं हो जाएंगी 3/4 के। और देखिए यहाँ पर B3C डैश B4C डैश बराबर है BC डैश बटे BC के, और BC डैश BC यहाँ पर भी बराबर है। तो समीकरण 1 2 3 से सारी भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 3:4। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 2 3 से हमारी सारी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A डैश B बटे AB बराबर BC डैश बटे BC बराबर A डैश C डैश बटे AC बराबर हो गया हमारा 3/4। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर A डैश B निकालें, अगर यहाँ से A डैश B, तो कितना हो जाएगा 3/4 AB। ठीक, और यहाँ से अगर निकालना चाहें BC डैश, तो कितना हो जाएगा 3/4 BC। और यहाँ से अगर हम निकालें A डैश C डैश, तो हो जाएगा 3/4 AC। ठीक, इस अगर समीकरण से अगर हम निकालें समीकरण 4 से। ठीक, तो देखिए कहने का मतलब क्या है हमारे यहाँ पर, कि जो हमारा नया त्रिभुज बना, नया त्रिभुज हमारा कौन सा था, देखिए A डैश B C डैश। तो इसकी सारी भुजाएं जो पुराना वाला त्रिभुज था उसकी हो गई 3/4 गुना। यही तो हमें लाना था, इसलिए हम कह भी सकते हैं, अतः ये भी हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज A डैश B C डैश बराबर है हमारा 3/4 त्रिभुज ABC के। तो इस तरीके से हमारा हो गया पुष्टिकरण, सिद्धि होगी, पुष्टिकरण हमने कर लिया। ठीक, रचना तो आप लिखना जानते ही थे, इस तरीके से चित्र बनाया जाता है। जितने भी त्रिभुज वाले सवाल हैं सबको ऐसे ही करना था। आपके जो सिलेबस उसमें सिर्फ 2 सवाल रचना के बनते हैं, एक तो त्रिभुज का, दूसरा स्पर्श रेखाएं खींचना। दोनों सवाल हर बार आते हैं, इस बार भी आए थे। ठीक, तो देखिए हमने चित्र बनाने के बाद कर लिया इसका पुष्टिकरण। ठीक, अगर पुष्टिकरण ना करें तब भी कोई बात नहीं, हमने आपको समझाने के लिए कर दिया है, कर लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा था, चित्र में यदि BD लंब हो AC पर और C लंब है AB पर। ये हमारा चित्र बना था, तो हमें सिद्ध करना था त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB के। अब देखिए समरूप होने की 2 प्रमेय होती हैं, या तो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों, ठीक, तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो भुजाओं का अनुपात समान हो, त्रिभुज कोण समरूप हो जाता है, त्रिभुज समरूप हो जाता है। या 2 भुजाओं का अनुपात समान हो और 1 कोण बराबर हो, तब त्रिभुज समरूप हो जाता है। ठीक है, और 3 कोण कहने का मतलब अगर 2 कोण बराबर, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तब भू त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो देखिए चित्र बना है, सबसे पहले हमें समरूप करना है त्रिभुज AEC और ADB। तो हमने लिख लिया, यहाँ पर लिख रहा है त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ADB में। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले देखिए हमें ये दिया गया है, ये 90 अंश का कोण, ये 90 अंश का कोण। तो देखिए त्रिभुज AEC में कोण E बराबर 90 अंश। ठीक, और इसमें कौन सा कोण, ADB 90 अंश हो जाएगा, ADB। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। इस त्रिभुज का ADB का ये कोण और AEC का एक कोण हो गया 90 अंश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखते हैं इसमें नेक्स्ट, कोण CAE बराबर BAD। अब CAE ये कोण इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और BAD में भी आ रहा है, दोनों त्रिभुज में क्या है, कोण उभयनिष्ठ। तो देखिए ये त्रिभुज हो गया कोण, ये कोण हो गया हमारा उभयनिष्ठ। अब जब 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कोएफिशिएंट होता है, 2 बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। प्रमेय भी यही होती है। तो त्रिभुज AEC समरूप हो गया त्रिभुज ADB के प्रमेय से, क्योंकि त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तो तीसरा बराबर भी होगा, और इस तरीके से त्रिभुज हो जाते हैं समरूप, 2 कोण बराबर हैं कहीं त्रिभुज को। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका लग जाता है। ठीक, इसलिए हमने देखिए सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज AE से समरूप है त्रिभुज DAB के। ठीक,
अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरे का अंगा, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें वर्गंतराल दिया गया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तथा बारंबारताएं दी गई थी 5, 12, 25, 10, 8। ठीक है, तो हमने इसमें समांतर माध्य पग विचलन से निकाला है। ठीक, तो सबसे पहले हमने देख ली सारणी नहीं बना ली, यहाँ पर वर्गंतराल लिख दिया 50 तक। उसके बाद बारंबारताएं जो हमें दी गई थी वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने निकाला है मध्यमान का मान। मध्यमान क्या होता है, जो वर्ग अंतराल हमारे दिए गए इनको जोड़कर बटे 2 कर दिया जाता है। 0, 10 जोड़ लीजिए 10 हो गया और बटे 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक, फिर इसी तरह इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दीजिए, 10, 20 हो गया 30 बटे 2 15। इसी तरह सारे हमने निकाल लिए। या तो अब अगर जल्दी निकालना चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 0, 10 बटे 2 कितना हो गया 5 और सब में देखिए 10, 10 का अंतर चल रहा है तो इसमें 10, 10 जोड़ते चले जाइए। तो 5, 10, 15 और 15, 10, 25, 25, 10, 35, 35, 10, 45। ठीक, इस प्रकार x के मान निकल गए। अब पग विचलन विधि में हमें निकालना पड़ता है u का मान। u बराबर होता है x माइनस a बटे h। तो डायरेक्टली हम इसका निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो मध्यमान में हमारे मान आए हैं उनमें बीच वालों को मान लेते हैं a। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 थे तो बीच वाला हमें तो पता चल गया जल्दी। अगर 6 होती यहाँ पर संख्याएं तो बीच में 2 आती तो किसी को भी हम a मान सकते थे। और जिसको a मानते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 0, उसके ऊपर -1 -2 लिखते चले जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 जितनी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर देखिए 5 ही थी तो हमने ऊपर लिखा -1 -2, नीचे लिख लिया 1 या 2। ठीक, और अगर चाहे तो आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं, आएगा इतना ही। जैसे यहाँ पे लिखा है u बराबर x माइनस a बट्टे h, तो यहाँ से भी आ सकता है। देखिए यहाँ पर हम निकाल कर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए u बराबर x, देखिए यहाँ पर कितना था 5 था 5, और माइनस a का मान देखिए कितना था 25, और बट्टे h का मान देखिए कितना था 10। ठीक, तो देखिए उतना ही आएगा। तो u बराबर यहाँ हो जाएगा -20/10 और बराबर -2। ये देखिए लिखा है। तो देखिए हमने तुरंत मान निकाल लिए। उसके बाद एफ यू का मान निकालना पड़ता है, इसको हम गुणा करके निकाल लेंगे। तो 5 दूनी -10, 12 को -1 से करेंगे -12, 25 को 0 से करेंगे हो जाएगा 0, और 10 को 1 से करेंगे हो जाएगा 10, और 8 को करेंगे 2 से हो जाएगा 16। ठीक, तो सारी बारंबारताओं को हमने जोड़ लिया तो सिग्मा एफ बराबर आ गया 60। ठीक है, 12 5 17, 17 और यहाँ 25, 17 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 42, 42 और 10 52 और 8 60। ठीक, अब इन सबको जोड़ेंगे तो -10 और -12 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे -22 और +10 और 16 हो गए 26, और 26 से 22 घटाएंगे हो जाएगा 4, यानी कि सिग्मा एफ यू बराबर आ जाएगा 4। ठीक, और एच बराबर हमें दिया गया है 10। एच क्या दिया गया 10, क्योंकि अंतर कितना का चल रहा है 10 10 का चल रहा है। ठीक है, अब देखिए पग विचलन का सूत्र क्या होता है। पग विचलन का ये सूत्र होता है, देखिए x बार, ये यानी कि माध्य समांतर माध्य होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे h। इसमें मान उठाकर रख देंगे। तो a का मान देखिए 25 था, हमने लिख दिया। सिग्मा एफ यू का मान 4 था, सिग्मा एफ का मान 60 था, गुणे h का मान 10 था। ठीक, हमने रख दिया। अब 25 और 4/60 गुणे 10 कर दिया, 0 0 कट गया तो यहाँ बचा 4/6, 2 से काट दिया, 2 दूना 4, 2 3 6। अब यहाँ पर आ गया 2/3, तो हमने 3 को भाग कर दिया 2 से, तो यहाँ दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 18, फिर 2 आ गया, फिर 3 6 18, 6 6 इसमें आता रहेगा, उससे 2 बचता रहेगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 25 प्लस .66, 2/3 की जगह हमने लिख लिया। तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25.66। इस प्रकार जिसमें जो समांतर माध्य आएगा 25.66 आएगा। जिन लोगों का इतना आंसर आ रहा था उन लोगों को पूरे 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर दूसरे का अंगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का च। ठीक है, आई होप आप लोग का आंसर आ रहा हो एग्जाम में। अब देख लेते हैं दूसरे का च। अब देखते हैं दूसरे का च नंबर। दूसरे का च नंबर में हमें दी गई थी एक सारणी, उससे हमें निकालना था बहुलक। ठीक है, तो निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। अब बहुलक निकालने का अगर सूत्र पता हो तो आराम से 4 नंबर पक्के थे आपके। तो देखिए बहुलक का सूत्र ये होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब ये पता होना चाहिए F1 F2 F0 ये सब क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं बहुलक वर्ग। तो जो हमारी सारणी दी है बहुलक वर्ग कौन सा होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने देखा बारंबारता सबसे ज़्यादा है 8 की, बारंबारता सबसे ज़्यादा है 8 इसमें, तो ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। ठीक है, तो ये हमारा मान हो जाता है F1, इसके पहले वाला F0, इसके बाद वाला जस्ट F2। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। और देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कितनी है 8, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता F0 बराबर 7, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता F2 बराबर 2 हमने लिख लिया यहाँ पर। अब सूत्र में मान रख देंगे। तो और L क्या होता है, L होती है बहुलक वर्ग की। ये बहुलक वर्ग था, इसकी निम्न सीमा तो 3 थी निम्न सीमा और 5 थी उच्च सीमा, तो निम्न सीमा L बराबर हो गई 3।
ठीक। और h यानी कि जितने का अंतर चल रहा हो, अंतर कितने का समय चल रहा था, 1 से 3, 3 से 5 यानी कि 2 का, तो h बराबर हो गया 2। उठाकर मान रख दिया, आंसर आपके सामने रहेगा। तो देखिए मान रख रहे हैं, l का मान रख दिया हमने 3 क्योंकि निम्न सीमा थी 3। उसके बाद f1 का मान था 8 माइनस f0 का मान हमारा आया था 7, ठीक। उसका 2f1 2 गुणे 8, f1 का मान 8 था, माइनस f0 का मान 7 था, माइनस f2 का मान 2 था, गुणे 2, ठीक है। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 3 और 8 से 7 गया हो गया 1, और यहाँ 8 दूनी 16 और माइनस 7 माइनस 2 जुड़कर हो जाएंगे 9 गुणे 2, ठीक। तो यहाँ पर 3 प्लस 2 बट्टे हो गए 7, 2 की 1 से गुणा हो गई 2 और 16 से 9 गए हो गए 7, ठीक। तो 3 प्लस 2 बट्टे 7। अब 7 को हमने यहाँ पर भाग कर लिया है किससे, 2 से, तो यहाँ पर दशमलव लगाए, यहाँ 0 बढ़ाया क्योंकि पहाड़ा लग नहीं सकता था 2 में। अब लगाएंगे 7 दूनी 14, यहाँ पर बचा 6 उतार लिया, 0 7 8 56 उतार लिया 4, बस इतना सही था। अब हमने लिखा 3 प्लस 2/7 की जगह लिख लिया 0.285, जोड़ दिया तो 3.285 ये आ गया आपका बहुलक। तो आपका अगर इतना पेपर में आंसर आ रहा था तो आपका आंसर बिल्कुल सही था, आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का चा हो जाता है, ठीक। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 आए थे और 4, 5 जो खंड आए थे उनके सबके बारे में। अगर इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।